नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे कांग्रेस में जिस तरह से अंदरूनी कलह सामने आ रहा है। कटिहार से सांसद हैं तारिक अनवर, उन पर शकील अहमद खान जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वो 40 साल से वहाँ सांसद हैं लेकिन काम के नाम पे ज़ीरो हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे रणविजय साहू के एक बयान के बाद एक चर्चा बिहार में जो है वो तेज़ हो गई है। उनका कहना है कि बिहार और बंगाल को के कुछ क्षेत्रों को अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाने की बात आ रही है सामने। इसी वजह से इन्हीं सब वजह से अमित शाह का बिहार में दौरा हुआ है। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे सुनील कुमार के बयान पर, जो आरजेडी के एमएलसी हैं। उन्होंने कहा है कि विधान परिषद के मंडल में ही हम यहाँ पे परिसर में ही हम वहाँ पे शराबबंदी के बावजूद भी शराब की डिलीवरी करा सकते हैं। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष के ही कुछ नेता शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कर रहे थे, उसके बाद से आरजेडी एमएलसी का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तमाम विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कांग्रेस के भीतर जिस तरह से टकराव है वो खुलकर सामने आ रहा है। कटिहार से सांसद जो हैं तारिक अनवर, उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तारिक अनवर ने 40 साल में कटिहार के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है, न जनता के मुद्दों पर कोई आंदोलन किया है। उन्होंने सांसद निधि में कमीशन लेने और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि तारिक अनवर प्रदेश अध्यक्ष पर बेवजह जो है वो निशाना साध रहे हैं। तारिक अनवर ने इन आरोपों पर लास्टली बोला कि नो कमेंट्स। क्या ये कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप की लड़ाई है या फिर कटिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की ये आहट है? क्या लग रहा है आपको? दरअसल तारिक अनवर की नजर है प्रदेश अध्यक्ष के पद पे। हाँ। और कांग्रेस में इस वक्त कौन किस पे आरोप नहीं लगा रहा है, ये असल की बात है। वहां हर नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछल रहे हैं। ये आरोप लगाना नहीं होता है। लोकसभा चुनाव या पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, इसको लेकर के हर नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। टिकट बेचने का, सही व्यक्तियों को टिकट नहीं देने का। और नया जो नई परिस्थिति जो बनी है, आप देखिए कि अब ये जो बजट सत्र है वो खत्म होने वाला है। 27 फरवरी को खत्म हो जाएगा। अब तक कांग्रेस ने अपने सदन में अपना नेता नहीं चुना है। यहाँ चुनाव भी हो गया, विधायकों का शपथ ग्रहण भी हो गया और बजट सत्र भी हो गया। अब वो कल खत्म भी हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस का कोई विधायक दल का नेता अभी तक चुना नहीं गया है। और वो तब जब मात्र 6 ही विधायक हैं उनके पास। तो ये टकराहट का नतीजा है। और जो संगठन में बदलाव होने हैं, प्रदेश अध्यक्ष बिहार की इकाई में जो बदलाव होने हैं, इनमें तारिक अनवर की भी निगाहें हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद पे शकील अहमद खान की भी निगाहें हैं। उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी को अपनी इच्छा बता भी चुके हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये असली इन दोनों की जो लड़ाई है वो लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के है और वही व्यक्तिगत टकराहट इन लोगों में है। और तारिक अनवर ने संसद निधि के पैसे का खर्च नहीं किया, या हो सकता है आगे उन पे ये भी आरोप लगाया जाए कि टिकट बंटवारों में उनकी भी कुछ चली, गलत लोगों को टिकट देना या लोगों से पैसा वसूल करना। तो ये सारी चीजें चल रही है। इस वक्त जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा लावरू और राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये दो अकेले हैं और इन पे पूरा खेमा आरोप लगाता है और उन खेमों में भी आपस में एक दूसरे पे लोग आरोप लगा रहा है। देखिएगा कि अभी कांग्रेस के नेता, कई कांग्रेस नेताओं को हटाया भी गया है, जिनमें आनंद माधव है, वो कांग्रेस बचाओ अभियान भी शुरू किए हुए थे। यानी कांग्रेस के नेता हो ही कांग्रेस बचाओ अभियान शुरू कर दिए थे। और किससे बचाना है? कोई आरजेडी से, बीजेपी से, किसी से नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही पदाधिकारियों से, कांग्रेस के ही नेताओं से। तो इस तरह का जो खेल है जी कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये उनका जो आपस में जो टकराहट है, नेताओं की आपसी जो टकराहट है, वो अभी तक रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। वो जस के तस है। और ये टकराहट बढ़ेगी जिस तरीके से रस्साकसी भी जारी है। अगर आप देख लीजिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष की जब घोषणा हो जाएगी
नए प्रदेश अध्यक्ष की, तो जो तबका जो खेमा नहीं बनेगा, जो नेता नहीं बनेगा, उसका जो खेमा है वो एक अजीब किस्म का बवाल करेगा। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या अपने विधायकों को एकजुट रखना, अपने जो नेता हैं, जो विधायक भी नहीं है, जो सांसद भी नहीं है, केवल नेता हैं, और वो ऐसे नेता हैं, उस सीनियर नेता है, कदावर, कांग्रेस के कदावर नेता है, लेकिन उनका जमीन पे प्रभाव कहां दिखा, वो वोटों का ध्रुवीकरण कहां पे कर पाए। तो जो वैसे भी नेताओं को जिनसे वोटों का ध्रुवीकरण भी नहीं हो पा रहा है, उन उन लोगों को भी समेट के रखना, जो अंतर विरोध है उसको खत्म करना, ये जो राहुल गांधी है कांग्रेस के, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखना यह होगा कि वो कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन ये राज्यसभा चुनाव की घड़ी है। आप देखिएगा कि मार्च में जब राज्यसभा चुनाव आएंगे, क्या कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे क्या? क्योंकि अगर पांचवी सीट बीजेपी लेती है तो बीजेपी को कांग्रेस का ही सहारा है, क्योंकि उन्हें ओवैसी की पार्टी, उनके जो सांसद, उनके जो विधायक हैं वो तो समर्थन करने वाले हैं नहीं, और इसमें कम से कम 3 और चाहिए। तो इसमें एक अगर आईपी गुप्ता है, एक बीएसपी के हैं, तो इन दोनों के अतिरिक्त कांग्रेस का तो साथ चाहिए। तो ये कांग्रेस क्या राहुल गांधी या जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या कृष्णा लाबरू, ये अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोक पाएंगे? ये एक चुनौती है। और उसके बाद की चुनौती है अपने संगठन में बदलाव करना, प्रदेश अध्यक्ष सहित, प्रदेश के प्रभारी सहित जिला अध्यक्षों में बदलाव करना। और ये भीषण जिस तरीके से टकराहट है, लगता है मुझे एक तरीके से ये मारा मारी के दौर से गुजरेगा। इनके कार्यकर्ताओं के बीच तो आपस में हाथापाई, लाठी डंडे तक हो ही चुकी है। तो देखने वाली बात है आने वाले समय में कांग्रेस कैसे अपने बिहार प्रदेश के नेताओं को, पदाधिकारियों को कैसे अपने में समेट के रखती है। जी जी सर, क्योंकि बजट सत्र जब से शुरू हुआ है, शराबबंदी कानून को लेकर भी विधानसभा में, विधान परिषद में सियासी बहस जो है वो तेज दिखी है। तो आरजेडी के विधान पार्षद और लालू यादव के करीबी माने जाने वाले सुनील कुमार ने दावा किया कि बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शराब न मिलती हो। उन्होंने बजट सत्र के अंतिम दिन विधानमंडल परिसर में शराब मंगाकर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मंगाकर इसको दिखा सकता हूँ। उन्होंने चुनौती दी एक तरह से, और उनका ये भी कहना था कि 2016 में लागू जो शराबबंदी है उसके बाद शराब भी की भी जो खपत है वो भी बढ़ी है। उसके अलावा बिहार के जो युवा पीढ़ी है वो सूखा नशा भी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों में शराबबंदी नहीं होने से तस्करी जो है वो जारी है और युवाओं में स्मैक, ब्राउन शुगर और नशे के इंजेक्शन बढ़ने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो क्या ये पूरी खबर क्या है? शराबबंदी की समीक्षा जो इतने दिनों से चल रही है, क्या लगता है आपको, सरकार को और सख्ती और बढ़ानी चाहिए, या जिस तरह से चीज़ें चल रही है, आरजेडी एमएलसी का ये बड़ा आरोप है? क्योंकि जी देखिए, शराबबंदी नीतीश कुमार की व्यक्तिगत तौर पे उनकी महत्वाकांक्षा रही है कि बिहार में शराबबंदी हो, पूरे तरीके से शराबबंदी हो, और वो व्यक्तिगत तौर पे इसके प्रति ईमानदार भी दिखे थे। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही ढीली हो चुकी है, तो शराबबंदी के बाद शराब तस्करी जो है वो एक तरीके से अपने चरम पे है, और समानांतर अर्थव्यवस्था है शराबबंदी की। जब शराब थी, जब राज्य सरकार शराब का टेंडर देती थी, लाइसेंस देती थी, उस समय जो बिहार सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी उससे कई गुना अधिक हो गई है शराबबंदी के बाद शराब माफियाओं का की जो अर्थव्यवस्था है वो। और ये चिंताजनक विषय है। जो एमएलसी, आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार ने जो सदन में शराब की होम डिलीवरी करवाने की का जो दावा किया है, और वो अब तक अपने बयान पे कायम है कि सदन के अंतिम दिन 27 फरवरी को वो होम डिलीवरी करवाएंगे। वो आज भी पत्रकारों से बात करके कहें कि हम करवाएंगे और आप लोग देख लीजिएगा। तो ये निश्चित तौर पे इतना सुलभ वास्तव में है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सदन में आना और मीडिया के सामने डिलीवरी होना ना होना एक तो एक बयान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका जो अर्थ यही है कि आप बिहार में जहां चाहें घर बैठे अपने घर पे शराब मंगवा सकते हैं, चाहे वो आम झुग्गी झोपड़ी हो, मिडिल क्लास का हो, या फिर नौकरशाह या नेताओं का सरकारी आवास बंगला हो, हर जगह शराब आता है, आसानी से आता है। और यही उनका आरोप भी है। दरअसल शराबबंदी को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पे नीतीश कुमार अकेले हो जाते हैं, दबी जुबान में ही सही, लेकिन बीजेपी के लोग, उपेंद्र कुशवाहा के तो
विधायक ने कहा है शराबबंदी के पक्ष में है, जीताराम मांझी भी गाहे बगाहे शराबबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। बीजेपी भी शराबबंदी का उतनी दृढ़ता से समर्थन नहीं करती है। तो शराबबंदी एक ऐसा मसला है जिसपे नीतीश कुमार को अकेले घेरा जाता है, वो अकेले बिल्कुल पड़ जाते हैं। हाँ, जदयू का कोई नेता ऐसा नहीं है कि शराबबंदी के पक्ष में के खिलाफ बोल देता है, वो पक्ष में भी बोलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उनकी अगर घेराबंदी करनी हो विपक्ष को तो शराबबंदी का मसला उठाता है। और शराब बंदी का मसला वास्तव में बहुत ही अहम है। इस पे आपने जो सूखा नशा का जिक्र किया, वो तो बिहार एक तरीके से उड़ता पंजाब बन ही चुका है। यहाँ पे सूखा नशा, जैसे शराब शराब हर जगह उपलब्ध है, वैसे सूखा नशा भी हर जगह उपलब्ध है। अफीम हो, हीरोइन हो, ब्राउन हो, हर जगह हर मोहल्ले में उपलब्ध है। इस तरह की एक हालात पैदा हो चुकी है। साथ ही साथ एक बात और है कि अगर शराब शुरू होता है तो शराब निर्माण की कंपनियां भी आएंगी और फिर सरकार शराब विक्रेताओं के लिए टेंडर भी देगा, तो इसमें भी नेताओं का एक मुनाफा होता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि शराब निर्माण की कंपनियां आएंगी या टेंडर दिया जाएगा, तो इसकी भी लाइजनिंग होती है, इसकी भी हरबराहट नेताओं को है। सबसे बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार शराब बंदी लागू किए हुए हैं तो शराब बंदी के पक्ष में और बोलना, ये अगर अगर शराब की तस्करी हो रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है, तो उसकी खामियों को बताएं। अगर हत्याएं हो रही हैं तो कानून व्यवस्था की खामियां बतानी चाहिए, न कि हत्या को रोकने वाली जो कानून है उसको खत्म करने के लिए आवाज उठाना चाहिए। तो शराब अगर की तस्करी हो रही है तो इसकी खामियों को बताए और नीतीश सरकार को घेरे कि इसको और कितनी दृढ़ता से लागू करे। इसके बजाय जितने भी नेता हैं, खासकर एनडीए के भी जो नेता हैं, विपक्ष के नेता तो हैं ही, वो शराबबंदी के खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है कि यहाँ पे फिर एक लाइजनिंग का स्पेस होता है, उस पर भी पैसे का आदान प्रदान होता है। अगर शराब की कंपनियां होंगी बिहार में, तब पार्टी भी शराब की कंपनियों से चंदा लेगी। आज सदन में नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि आरजेडी लोकसभा चुनाव में शराब की कंपनी से चंदा लेती है। इसके बदले में सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि जदयू हर महीने 99 लाख रुपए किंग महेंद्र से लेती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि शराब कंपनियों का जो चंदा है दूसरे राज्यों में बिल्कुल ये तो खुल्लम खुल्ला है, वो शराब कंपनी चंदा लेते हैं। बिहार में चूंकि बंद है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को, जो बिहार की पार्टी है, उनको तो चंदा मिल नहीं पाएगा। तो नेता इसलिए भी चाहते हैं, और साथ ही साथ शराब बिक्री का जो टेंडर है वो भी एक बहुत बड़ा लाइजनिंग का स्पेस है। तो नेताओं की हड़बड़ाहट समझ में आती है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उल्टे शराबबंदी के पक्ष में सरकार को घेरना चाहिए कि उसको और कड़ाई से लागू करें। दूसरी बात यह है कि इसमें जो पुलिस है, आप देखिए, जब शुरू में शराबबंदी लागू हुई बहुत लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें खासकर दलित समाज के लोग काफी थे। खासकर वो नकली जो शराब बंदा है, वो दलित समाज के लोग उस नकली शराब बनाने के कारोबार में, खासकर जो गरीब तबका है वो उसमें शामिल रहता है। तो उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उसको लेकर के जीताराम मांझी भी उन लोगों की रिहाई को लेकर के आवाज उठाते रहते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जो शराब पी रहे हैं, तो मुशहर है, रविदास समाज के हैं, मांझी समाज के हैं, उनकी रिहाई के लिए कुछ कानूनन कोई और सरल व्यवस्था बने, ये तब ठीक है। लेकिन शराबबंदी खत्म कर दिया जाए, ये जो तर्क है, ये दिखाता है कि नेताओं की जो असली चिंता है वो कहीं और है। सर, इसके अलावा हम लोग आरजेडी के ही एक और नेता के बयान पर चलते हैं। आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू के बयान के बाद जो है वो सीमांचल को पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ मिलाकर यूटी यानी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। उन्होंने ये दावा किया कि इस मुद्दे पर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में बात हो सकती है। और जहां तक नए राज्य की बात या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 3 के तहत सीमाएं बदलने या पुनर्गठन का अंतिम अधिकार संसद के पास है और राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद बिल संसद में पेश होता है और संबंधित राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल से इसमें राय ली जाती है, और लेकिन उनकी सहमति जो है वो अनिवार्य नहीं होती है। तो क्या सीमांचल को अलग करने की जो चर्चा है वो महज एक राजनीतिक बयानबाजी है या भविष्य में ऐसा कोई सरकार ऐसी कोई रणनीति बना रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी की ऐसी कोई रणनीति है नहीं। ये उनका आरोप है।
हम्म। आरजेडी के नेता का ये ऐसा आरोप है, क्योंकि बीजेपी इस पक्ष में कभी भी बयान नहीं दी है। जब हम्म। 2000 में बिहार से झारखंड को अलग करना था, तो हम्म। उससे पहले से ही बीजेपी इसके पक्ष में बयान दिया करती थी। ऐसा इस वक्त कुछ है नहीं, और अगर ऐसा किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उससे राजनीतिक तौर पे बीजेपी को कोई खास फायदा होगा। क्योंकि हम्म। अगर आज सीमांचल बिहार में है, हम्म। तभी जाकर के घुसपैठियों का मसला होता है, हिंदू बनाम मुस्लिम की जो राजनीति का एक स्पेस भी होता है। अगर वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाए तो हम्म। ऐसा मसला नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को, अगर आप सच मानिए तो बीजेपी को सियासी फायदा भी इससे नहीं होने वाला है, और ये मसला है भी नहीं। हम्म। दरअसल वो सीमा, जो बिहार का जो सीमांचल का सीमा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो भारत नेपाल सीमा, एक तरीके भारत नेपाल सीमा भी वहां पे है। हम्म। बिहार का जो पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, वो पश्चिम बंगाल के जो मालदा है और दिनाजपुर का एरिया आपस में मिलता है। हम्म। वहीं से नॉर्थ ईस्ट का भी जो एरिया है मिलता है। नॉर्थ ईस्ट जो भारत का इलाका है, वो भी एक संवेदनशील सुरक्षा के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ भारत नेपाल की सीमा मिलती है। तो यहाँ की समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किया जाना चाहिए। और हम्म। जो जो सीमाएं हैं, नेपाल की सीमाएं हैं और राज्यों की सीमाएं हैं, तो एक दूसरे के राज्यों से घुसपैठियों का आना जाना होना हो सकता है। तो हम्म। इसमें अगर वो एसएसबी और बीएसएफ, सीमा हम्म। सुरक्षा बल अ, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर गृह मंत्री समीक्षा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई राजनीतिक कदम उनका नहीं है। हम्म। हाँ, वो जब आए हैं तो अपने भाषणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा किए हैं। हम्म। तो चूंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, लेकिन देखिए, घुसपैठियों की चर्चा करने से भी, बिहार में अगर आप घुसपैठियों की चर्चा करते हैं, उससे भी बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ होता है। हाँ। जैसे कि वक्त संशोधन बिल का मसला आया, तो ऐसा माना जाने लगा कि सारे मुसलमान लोग एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ चले आएंगे। लेकिन हम्म। वहां एक पेच ये है कि वक्त संशोधन बिल के आने से मुस्लिम समाज का जो तबका, उनके अधिकार का हनन होता है, वो मुस्लिम के सवर्ण तबका है। हम्म। इसके खिलाफ मुस्लिम का जो ओबीसी तबका है, जो अंसारी राइन सहित जो भी ओबीसी तबका है, उन पे उतना फर्क नहीं पड़ा। यही कारण है कि वक्त संशोधन बिल आने के बाद भी मुस्लिम वोट बिहार चुनाव में, उसके विखराव में कोई कमी नहीं आई। हम्म। जदयू को भी वोट मिला, ओवैसी को भी वोट मिला। जिन सीटों पे ओवैसी के उम्मीदवार नहीं थे, वहां तो जदयू को भी वोट मिला। जबकि जदयू के जो सांसद थे ललन सिंह, वो बेबाक दहाड़ते हुए सदन में इस बिल का समर्थन किए थे। हम्म। फिर भी बिखरा हुआ। उसी तरीके से घुसपैठियों का भी मसला है। घुसपैठियों का अगर मसला बीजेपी उठाती है, तो जो मूल मुसलमान है, जो वहां के निवासी हैं, उनको लगता है कि जो सरकार हमारी सुविधाएं देती है हम्म। वेलफेयर स्कीम के तहत, उसका हिस्सा उनके पास जाता है। हम्म। साथ ही साथ जो घुसपैठिए हैं, अगर वो कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ते हैं, तो इसका जो खामियाजा होता है वो उनको भी भुगतना पड़ता है। तो जो मूल निवासी है मुसलमान, जो मूल निवासी हैं, वो बिल्कुल सहज नहीं है, वो असहज है घुसपैठियों को लेकर के भी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो एक मुस्लिम समाज की जो एक सोच की जो एक थ्योरी की चर्चा होती है कि मुसलमान वही वोट देता है, उसी प्रत्याशी को देता है जिसको, जो देखे कि वो बीजेपी को हरा रहा हो, उस पे एक प्रभाव पड़ता है, उसमें बिखराव होता है। यानी ऐसा नहीं कि घुसपैठियों की चर्चा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट देंगे। हम्म। ऐसा होता है कि उनमें बिखराव होता है, वो एकजुट नहीं हो पाते हैं बीजेपी के खिलाफ। अगर हम्म। क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पे हैं, तो वो निश्चित तौर पे वहां पे वोटों पे बिखराव होता है। इसलिए भी अमित शाह घुसपैठियों की चर्चा बार बार कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। बिहार की जो डेमोग्राफी है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मुस्लिम समाज का जो बिहार का है, वो पश्चिम बंगाल के जो सटा हिस्सा है, वहां दोनों का समान है। काफी रिश्तेदारी नातेदारी है यहाँ और वहां में। तो एक तरीके से लगाव है। हम्म। तो वहां पे जाके घुसपैठियों की अगर चर्चा करेंगे, तो जो मूल निवासी हैं मुस्लिम समाज के, उन पे फर्क पड़ेगा, और वो उस तरीके से बीजेपी के खिलाफ एकजुट न होकर के, वो क्षेत्र, अगर जैसे ममता बनर्जी भी खड़ा होंगी, कांग्रेस अलग खड़ा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी खड़े, उनके उम्मीदवार भी होंगे, तो कई उम्मीदवारों में उनका वोट बिखर जाएगा। एक राजनीतिक कारण है, और सुरक्षा का कारण तो है ही। घुसपैठी एक समस्या है, और सुरक्षा का कारण है भी। तो लेकर के भी और राजनीतिक तौर पे भी गृह मंत्री का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं है कि केंद्र सरकार एक बिहार के सीमांचल इलाकों को लेकर के या पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को लेकर के कोई केंद्र शासित प्रदेश बनाने जा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में केवल जो
मालदा है या जो सीमांचल का सटा क्षेत्र है, दिनाजपुर आदि है, वही मुसलमान है। मुसलमान तो बड़ी संख्या में हैं, वहाँ 30 से 32% मुसलमान हैं, जो पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में हैं। तो यहाँ अगर उनको एक केंद्र शासित राज्यों में समेट लिया जाएगा, इससे न तो पश्चिम बंगाल में फायदा होगा, न बिहार की सियासत में फायदा होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये जो बयान है, जो राजद के नेता का जो आरोप है, ये एक आरोप है, ये बयान नहीं एक आरोप है। और वो एक तरीके से मुस्लिम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी उनको केंद्र शासित प्रदेश में रख सकती है, यानी उनको वोट देने का, विधानसभा में वोट देने का, राज्य सरकार के निर्माण में उनके अधिकारों को छीनना चाहती है। इस तरह की का आरोप वो है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक राजनीतिक बयान है। इस तरह की बातें वास्तव में नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र अभी चल रहा है, और ऐसे में बयानबाजी जो है, राजनीतिक बयानबाजी, वो तो तेज़ रहेगी ही। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका इन तीनों विषयों पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।